नमस्कार। आज का विषय है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के पेपर में ये एक चैप्टर के रूप में विद्यमान है। वैसे हम सहज रूप से जानना चाहें कि संचार होता किस तरह से, तो संचार करने के लिए या तो एक से एक व्यक्ति तक होता है या फिर एक से ग्रुप की ओर होता है या फिर एक से बहुत सारे की ओर होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम टीवी पर देखते हैं किसी चीज़ को तो एक जगह से संप्रेषण होता है और पूरे देश विदेश में उसको देखा जाता है। जब हम किसी मंच से संप्रेषण होता हुआ देखते हैं तब वह संचार जो है वहाँ मंच से संप्रेषित होता है और जितनी ऑडियंस होती है सब तक वह संप्रेषित होता है। और इसी तरह से जब हम घर पर एक माँ को अपने बच्चे से बात करते हुए या पिता को अपने बच्चे से बात करते हुए देखते हैं तो वह 1-to-1 संप्रेषण होता है। इसी तरह से जब कहीं पर कोई कैंप लगा हुआ होता है और वहाँ पर कोई कोड वर्ड दिया जाता है तो एक बच्चे के कान में बताया जाता है, वह दूसरे के कान में, तीसरे के कान में, तो 1-to-1 होते हुए लास्ट तक वो कोड जो है वितरित हो जाता है। तो ये तो बहुत से तरीके हैं संचार के, और संचार केवल बोलकर ही नहीं होता, ये लिखकर भी होता है। आप पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से देखते हैं, बहुत से प्रचार, बहुत सारी बातें आप तक पहुंचती हैं, बहुत सारे लेख आप तक पहुंचते हैं। रोज का अखबार आपसे कुछ कहता है, रोज जो टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, विभिन्न कैसेट्स के माध्यम से, और आज तो आपके मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी वीडियोज आती हैं, विचार आते हैं, लिखा हुआ मैटर आता है। तो इन सारे साधनों से आखिर हो क्या रहा है? यही संचरण तो हो रहा है, संचार ही तो हो रहा है। और जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है वह है संचार की बाधाएं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन से मतलब है कि जो बात हम संप्रेषित करना चाहते हैं दूसरे तक, वह बात वहां तक वैसी की वैसी न पहुंचे। जो हमारा उद्देश्य है उसे कहने का, वह उद्देश्य वहां पूरा ना हो। और अगर वो पूरा नहीं होता है इसका मतलब कोई तो कारण होगा। वो जो कारण है वही संचार की बाधाएं हैं, जिसकी वजह से जिस उद्देश्य से हमने संप्रेषण किया था, जिस उद्देश्य से हमें चाहते थे कि संचार हो जाए, वह उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो ऐसी कौन कौन सी संचार की बाधाएं हैं, आइए हम इन पर विचार कर लेते हैं। और यही आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है और यही आपके प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखा जाना है। तो उसमें कुछ बिंदु अगर क्लास में होते तो क्लासिफिकेशन किया जाता और उसके बाद टाइटल और सब टाइटल्स बनाए जाते, लेकिन यहाँ पर सरलता की दृष्टि से, सुगमता की दृष्टि से मैं सारे पॉइंट्स एक साथ विवेचित कर दे रहा हूँ। इसमें पहला है भाषा अवरोध, यानी लैंग्वेज बैरियर। अगर मान लीजिए भाषा जिसमें हम संप्रेषण कर रहे हैं कि इस बात का संचार होना चाहिए, संचरण होना चाहिए, वही भाषा अधिगमकर्ता की, तब तो सहज रूप से संचार हो जाएगा। और अगर उस भाषा को समझने में उससे कोई दिक्कत आ रही है तब संचरण नहीं हो पाएगा, तब संचार में बाधा पड़ जाएगी। और संचार के लिए जो यहाँ पर प्रीमियम टाइम होता है वो पूरे विश्व का प्रीमियम टाइम थोड़ी है। पूरे विश्व में किसी और जगह पर जो बात संप्रेषित की जा रही है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए हम उस समय जागे हुए नहीं हैं, उस समय हमारे यहाँ दिन है वहाँ रात है। इस तरह की स्थितियाँ होने पर और भाषा की प्रॉब्लम होने पर निश्चित रूप से एक अवरोध पैदा होता है और इससे प्रभावी संचार नहीं हो पाता। एक और दूसरी बात है मत भिन्नता। अगर हमारे मत ही भिन्न भिन्न हैं, हमने सोचा हुआ है कि ये इस तरह से होता है और वहां पर उसमें ऐक्य दिखाई नहीं पड़ रहा है, दोनों की विचारधाराएं भिन्न भिन्न हैं, ऐसी स्थिति में हम कितना भी अपनी बात को रख लें, लेकिन सामने वाला पक्ष जिसने कि बहुत लंबे समय तक एक तरह की बात को सुना है, उसके आधार पर उसने अपना कोई मत बना लिया है, तो ये निश्चित रूप से वह अपने मत को ही फॉलो करेगा। तो मत भिन्नता की वजह से शब्दों के दूसरे तक पहुंचने के बावजूद भी संचार नहीं हो पाता और संचार के साधन अपने औचित्य को सिद्ध नहीं कर पाते। एक और बात है शोर।
अगर मान लीजिए टेलीविजन पर या रेडियो पर कुछ संप्रेषण हो रहा है या फिर मंच से ही कोई संप्रेषण हो रहा है और उस समय कोई बहुत उपयोगी बात बताई जा रही है, जिस समय वह उपयोगी बात चल रही है उस समय अचानक शोर हो या पृष्ठभूमि में पीछे से शोर आ रहा हो और उसे सुनने में दिक्कत हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में वह जो कुछ कहा गया है वह हमारे तक संप्रेषित नहीं होगा। इसका मतलब कि संचार में बाधा बन जाएगा वह शोर। इसी तरह से जब क्लास में गुरुजी पढ़ा रहे होते हैं और कोई बच्चे आपस में बात कर रहे होते तो उनके शोर की वजह से, उनकी बात की वजह से आपका ध्यान भंग हो जाता है और वह शोर आपके अधिगम में बाधा बन जाता है। तो यह जो शोर है यह निश्चित रूप से संचार के एक बाधा के रूप में, बैरियर के रूप में काम करता है। आप देखते हैं विभिन्न फैक्ट्रीज में जो वर्क होता है और उसमें जो चीज़ एक दूसरे से कहनी होती है, ऐसी स्थिति में अगर जोर से चिल्लाकर भी कहा जाए तो मशीनों की आवाज़ में वो बात दब जाती है और सही संप्रेषण नहीं हो पाता। इसका मतलब संप्रेषण में वह शोर बाधा के रूप में कार्य कर रहा है। और यह शोर केवल वही बाधा पैदा नहीं करता, यह हमारे कान को इतना अधिक खराब भी कर सकता है कि हम आगे भी सुन ही न सकें। जहाँ शुगर फैक्ट्रीज में टर्बाइन्स होती हैं वहाँ पर लगातार निरंतर एक तरह की आवाज़ होती है और वहाँ पर काम करने वाले लोग अक्सर इस चीज़ के शिकार हो जाया करते हैं। इसी तरह से एक और बात है वातावरण। वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है, एनवायरनमेंट का। और जो हमारे अधिगम के लिए, जो उस बात को सुनने के लिए, जो प्रभावी संचरण के लिए आवश्यक अगर वातावरण नहीं है तब बड़ी दिक्कत होती है। अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं पर और मंच से कुछ संप्रेषण हो रहा है, धूल भरी आंधी और लू चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आप पहले ये सोचेंगे कि इस तरह से लू से बचाओ, या फिर बहुत अधिक जाड़ा है तो ऐसी स्थिति में वह जाड़ा आपको दुष्प्रभावित करेगा और वो जो कुछ कहा जा रहा है वह आप तक सही नहीं पहुंच पाएगा। ऐसी स्थिति में संचार के साधन अपनी पूरी क्षमता को खो देते हैं जब वातावरण प्रतिकूल होता है। और ये वातावरण की प्रतिकूलता केवल मौसम की वजह से नहीं होती, केवल आंधी की वजह से, केवल बारिश की वजह से नहीं होती। हमारे शरीर के अनुकूलन की क्षमता कैसे है उस वातावरण से, उस पर भी डिपेंड करती है। पहले तो जब गुरुकुल में शिक्षा हुआ करती थी तब विभिन्न मौसमों में बहुत कम वस्त्रों में वहाँ के विद्यार्थी सुन लिया करते थे, समझ लिया करते थे, कंठस्थ कर लिया करते थे। लेकिन आज हमारी आदतें बदली हैं, आज हमारा रहन सहन और पहनावा बदला है। ऐसी स्थिति में अगर उस तरह की स्थिति पूरी नहीं है, वह आरामदायक स्थिति नहीं है, तब निश्चित रूप से वह वातावरण संचार में बाधा पैदा करेगा। यह संचार में बाधा तब भी देखने को मिलती है जब कि वातावरण में प्राकृतिक रूप से कोई गड़गड़ाहट, कोई बात इस तरह की है और जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, चाहे वो टीवी के माध्यम से आ रहे हों, चाहे आपने नेट से जुड़ी हुई है कोई व्यवस्था, तो वहाँ पर भी उस वातावरण की वजह से बाधा पड़ जाती है और संचार में बाधा आ जाती है। तो वो भी प्रभावी संचार की एक महत्वपूर्ण बाधा कही जाएगी। एक और बात है, कुछ मनोवैज्ञानिक चीज़ें भी हैं, मानव का स्वभाव है जो कि उस पर प्रभाव डालता है। इसी में एक है क्रोध। जब क्रोध पूरे उफान पर होता है, ऐसी स्थिति में मानव ठीक से कार्य नहीं करता और अगर कोई बात हमको कोई समझाना चाहता है तो वह हमारी समझ से परे हो जाती है। इसका मतलब कि संचरण ठीक नहीं हो रहा है। इस समय अगर हम किसी संत की कैसेट भी लगा लें तो ऐसी स्थिति में उसके वह भाव जो संप्रेषित हो रहे हैं वह हमको प्रभावित नहीं करते। गीता के 6वें अध्याय में आया भी है कि क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रम बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ऐसी स्थिति में जब बुद्धि के नाश होने तक की बात उसमें कही गई है, तब प्रभावी संचरण कैसे हो सकता है? यह तभी हो सकता है जबकि हमारा मानस शांत स्थिति में हो, उसमें उद्वेग ना हो, उसमें क्रोध ना हो। कई बार तो कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि फला विचारक को सुनते ही वो क्रोध का उफान लेने लगता है उनका, कह रहे उसको नहीं सुनना है। कई बार कुछ देशों में किसी लोगों के प्रति इस तरह की छवि बना दी जाती है कि उस व्यक्ति को लोग सुनना पसंद नहीं करते और नाम सुनते ही उन्हें क्रोध आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा कहे गए अच्छे शब्दों का संप्रेषण भी उन तक सही ढंग से अपने अर्थों में, उन्हीं अर्थों में नहीं पहुंच पाता। कितनी भी अच्छी बात कही जाए, उन्हें उसमें कमियां ही कमियां दिखेंगी।
कितनी भी अच्छी पॉलिसी रखी जाए उसमें उस पक्ष को खामियां ही खामियां दिखेंगी। जबकि उनसे जुड़ा हुआ व्यक्तित्व अगर कोई होगा तो वह उसे अलग तरह से स्थान देंगे अपने मानस में। तो क्रोध एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है जो और संचार में बाधा बनता है। इसी तरह से अभिमान, कुछ लोगों का अभिमान उनके सही संप्रेषण में बाधा बन जाता है। कुछ अधिगमकर्ताओं, जानने वालों, सुनने वालों का अभिमान भी कभी कभी ये बाधा बनता है और संचार में शब्दों का सही संप्रेषण होने के बाद भी भाव का सही संप्रेषण नहीं हो पाता और उसे संचार की बाधा मान लिया जाता है। कि और जहां पर जाति प्रथा है, जहां पर ऊंच नीच और छुआछूत का बोलबाला है, वहां पर तो ऐसे लोगों को सुनकर भी लोग उनके भावों को सही अर्थों में स्वीकार नहीं कर पाते। तो जो संचार के माध्यम से जो भाव पहुंचने चाहिए थे, जो मूल्य पहुंचने चाहिए थे, वह संप्रेषित नहीं हो पाते और कहीं वह बाधाएं बनी रहती। इसको भी हम प्रभावी संचार की बाधाओं में गिन सकते हैं, इस अभिमान को भी। आप ये समझिए कि भारत में तो इस जाति प्रथा जैसी व्यवस्था ने बहुत लंबे समय तक आप्लावित रखा है। एक विचारक ने कहा, हमें अछूत बनाते हो हमारे होकर, मिला हमें यही इनाम तुम्हारे होकर। तुमने कुत्तों से बुरा समझा हमेशा हमको और हम जीते हैं इस पर भी तुम्हारे। आप देखिए क्या मनोभाव है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जिसे अछूत की श्रेणी में रखा गया है, वह अगर कोई भाव संप्रेषण कर रहा है तो क्या ये सोचा जा सकता है कि सामने वाले द्वारा सही ढंग से उसको सुना जाएगा, सही रूप से क्रियान्वित किया जाएगा, या वह यह समझ पाएगा कि इसके माध्यम से भी ज्ञान का संप्रेषण हो सकता है। इसलिए इसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है और ये बाधा है। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण चीज है, वह है चिंता। अगर व्यक्ति चिंतित है, वो कहीं भी किसी अच्छी सभा में बैठा हुआ है या किसी अच्छे प्रोग्राम को देख रहा है या किसी ऐसे चैनल को देख रहा है जिस पर कि उसने उससे पहले नहीं देखा है, लेकिन फिर भी चिंता की वह अवस्था उस तक संप्रेषण को सही ढंग से नहीं होने देगी। एक ही कमरे में बैठे हुए 10 लोग अलग अलग तरह के हैं और उसमें से एक व्यक्ति चिंतित है या 4 व्यक्ति चिंतित है, तो उन व्यक्तियों तक उन भावों का संप्रेषण बेहतर ढंग से नहीं हो पाएगा। संचार में बाधा निश्चित रूप से वो महसूस करेंगे और जब तक चिंता हावी है, सारे के सारे अवरोध उनके ऊपर रहेंगे। इसलिए चिंता भी एक बाधक तत्व है। इसके बाद एक और बिंदु आता है जिसे हम कह सकते हैं पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह एक खतरनाक स्थिति है कि जो चीज हमने मान ली है वह सही है और बाकी सब कुछ गलत है। कितना भी विज्ञ पुरुष बोल रहा है, कितने भी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा अपना वक्तव्य दिया जा रहा है, कितनी भी कुशल नेतृत्वकारी शक्ति के माध्यम से भावों का संप्रेषण हो रहा है, लेकिन पूर्वाग्रह से व्यक्ति जो जुड़ा हुआ होता है वह कूप मंडूक की भांति होता है। उसके लिए तो वो कुआं ही पूरा संसार होता है और उन भावनाओं से, उन विचारों से वो बाहर नहीं निकलता है और उसको वो कट्टरता मानता है, अंधता मानता है। आवश्यकता इस बात की है कि उस पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के विचार किया जाए, लेकिन जब तक पूर्वाग्रह रहेगा तब तक संचार के मार्ग में बाधा बनी ही रहेगी। और कितना भी अच्छा संचार हो जाए, कितने भी कुशल विचार आ जाएं, कितने भी सौंदर्य युक्त, धर्म युक्त और आगे बढ़ाने वाले विचार आ जाएं, प्रगति पोषक विचार आ जाएं, लेकिन वह पूर्वाग्रही व्यक्ति अपना नुकसान करा करके ही मानता है और ये पूर्वाग्रह एक बहुत बड़ी बाधा है संचार के क्षेत्र में। एक और बिंदु है जिसे हम कहते हैं ध्यान का अभाव या ध्यानाभाव, यानी कि लेक ऑफ अटेंशन। तो लेक ऑफ अटेंशन की वजह से भी अच्छी चीजें छूट जाती हैं और यह लेक ऑफ अटेंशन एक ही जगह नहीं, कई जगह प्रभाव डालता है। मान लीजिए समाचार आ रहे हैं और समाचार में बाद वाली लाइन सुनने के बाद उसे लगता है अरे कोई बहुत महत्वपूर्ण बात इससे पहले चली गई, और वो दूसरे से पूछता है तो दूसरा वाला भी उस शोर से डिस्टर्ब हो जाता है और वो आगे की बात नहीं सुन पाता। इसी तरह से अगर कोई समाचार आ रहा है टेलीविजन पर तो वो उस क्षण में आगे निकल जाते हैं और वह बात वहां पर केवल इस वजह से कि ध्यान के अभाव की वजह से वो सुनी नहीं जाती।
इस तरह से सत्संगों में जाने पर अगर किसी समय विशेष में उसने ध्यान नहीं दिया है तो वह चीज़ समझ से परे हो जाती है और संप्रेषण एक जैसा होने के बावजूद भी कुछ लोगों को छू तक नहीं पाता। क्लासेस में भी यही स्थिति देखने को मिलती है कि जब संचार हो रहा होता है, सभी लोग पूरे मनोयोग से उस विषय वस्तु का अध्ययन अधिगम कर रहे होते हैं। ऐसे में जिस बालक का ध्यान नहीं है और जिस बालक में ध्यान के अभाव की स्थिति है, लेक ऑफ अटेंशन है, वह बालक उस ज्ञान से अपने आप को युक्त नहीं कर पाता। माँ बाप भी जब किसी बात को कहते हैं और बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते तो ऐसी स्थिति में वह संचरण स्थायी नहीं हो पाता, हो ही नहीं पाता, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि क्या कहा गया है। और कई बार तो बहुत आवश्यक चीजें जो कि माँ बाप के द्वारा बच्चों से कही जाती हैं और वो बच्चे सुन ही नहीं पाते क्योंकि उनका ध्यान कहीं और होता है। कई बार ऐसा होता है कि क्लास में बैठे हुए या कहीं भी बैठ करके किसी कार्यक्रम को देख रहे हैं, उस समय आंखें तो उसको देख रही हैं लेकिन चिंतन कहीं और चल रहा है। जब चिंतन कहीं और चल रहा होता है और ध्यान की एकाग्रता का वह अभाव वहां पर दिख पड़ता है तो ऐसी स्थिति में सही संप्रेषण नहीं हो पाता और संप्रेषण आसपास के व्यक्तित्वों तक सही हो जाता है, लेकिन वह व्यक्ति जो कि ध्यान के अभाव से ग्रस्त हो गया है उस तक सही संप्रेषण नहीं हो पाता। तो ध्यान पूरी तरह से केंद्रित हो तभी सही संप्रेषण होगा, तभी संचार में बाधा नहीं पड़ेगी। लेकिन संचार में बाधा रहेगी ही रहेगी अगर ध्यानाभाव है, लेक ऑफ अटेंशन। एक और बात वह है मानव से जुड़ी हुई, उसके मनोभावों से जुड़ी हुई, उसके मनोविज्ञान से जुड़ी हुई, और वह है उसका व्यवहार। जब वो सोच लेता है कि नहीं मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं, मुझे अब सीखने के लिए कुछ नहीं रह गया, तो वो उसी तरह की स्थिति बन जाती है जिस तरह से कि एक बंद बोतल को अगर गंगा जी में फेंक दिया जाए तो उस बोतल में एक बूंद गंगा जल इकट्ठा नहीं होता। ठीक उसी तरह से ऐसा व्यक्ति जिसने अपना व्यवहार ही ऐसा बना लिया है कि नहीं सीखना नहीं है, वह सर्वोपरि है, वह विशिष्ट है, वह अपने आप को सब कुछ मानने लगा है, तो ऐसी स्थिति में वह कुछ सीख नहीं सकता। और कितना भी अच्छा संप्रेषण उसके सामने हो रहा हो, कितने भी अच्छे विचार उसके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हो, कितनी भी सुंदर वाणी हो, सुभाषित शब्द हो, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि संचार के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा बना हुआ बैठा है उसका व्यवहार। और जब तक इस तरह का व्यवहार रहेगा तब तक संचार कितना भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदर पुस्तकें उसके सामने पड़ी हो, कितनी भी अच्छी ई बुक्स उसके सामने पड़ी हो, कितने सुंदर संप्रेषण उसके मोबाइल के माध्यम से हो रहा हो, कितना भी सुंदर संप्रेषण उसके सामने टीवी आदि के माध्यम से हो रहा हो, वह उनके उन मनोभावों से अपने आप को युक्त कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार आड़े आ रहा है। और एक और बाधा है जो कि बहुत बड़ी है और अक्सर बन जाया करती है जब लोग अपने आप को विशिष्ट मान करके अपनी शब्दावली प्रस्तुत करते हैं, और वह है अस्पष्ट अशाब्दिक भाषा। अस्पष्ट अशाब्दिक भाषा मतलब वेग नॉन वर्बल लैंग्वेज। एक तो संकेतों में समझाया जा रहा है और दूसरे के बाद वह संकेत उसके लिए एक अनबूझ पहेली है, उन संकेतों को वो समझ नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्थिति बहुत जटिल हो जाएगी। जब पहले स्काउटिंग आदि के प्रोग्राम में हम झंडी के माध्यम से उस भाषा का इस्तेमाल करते थे तो वो सभी की समझ में नहीं आया करती थी। इसी तरह से जब अस्पष्ट अशाब्दिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तब संचार हो ही नहीं पाता, और जो लोग उस चीज को समझ रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, वही उसे डिकोड कर सकते हैं। सारे लोग उसको डिकोड नहीं कर सकते। तो ये अस्पष्ट अशाब्दिक भाषा भी एक बैरियर है, एक बाधा है सही संप्रेषण में, संचार में। एक और विचार जो कि बाधा के रूप में कार्य करता है और वह है सांस्कृतिक भेदभाव, कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन। जब एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति के लोगों से इतना अधिक भेदभाव रखते हो कि उसको सुनते मात्र से, उनको देखने मात्र से उनके तन बदन में आग लग जाती हो, तो ऐसी स्थिति में उनके विचारों का प्रभाव उनके उस संप्रेषण के शब्दों को समझने के बाद भी उन पर नहीं होता। अभी दक्षिण भारत की स्थिति आप देख रहे हैं, और उधर साउथ अफ्रीका में आपने देखा जो काले गोरे का भेदभाव, वह सारी की सारी स्थितियां इस तरह की थी जहां पर
जो गलत है वह अपने आप को सही सिद्ध करने में सफल रहा बहुत लंबे समय तक, और जो विज्ञ पुरुष भी हुआ अगर मान लीजिए वह काला है तो वह अपने विचारों को वहां पर मनवा नहीं पाया, उन विचारों का मूल्य वहां पर कम रहा और उसकी संस्कृति का तो दमन ही होता रहा। तो ये सांस्कृतिक भेदभाव भी एक बहुत बड़ी बैरियर है इस संचार में। एक और बिंदु है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, तकनीकी दिक्कत आ जाती है, तो उस दिक्कत की वजह से कभी आपका रेडियो तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगे, कभी आपके टेलीविजन में गड़गड़ाहट होने लगे, कभी आपका मोबाइल वहां पर अलग तरह का असर कर ले, तो ऐसी स्थिति में जो भाव संप्रेषित किया गया है वह आप तक ठीक ढंग से संप्रेषित नहीं हो पाता, और यह संप्रेषण सही ढंग से न हो पाने से संचार में बाधा पड़ती है। कई बार आप देखते हैं कि मंच से कोई कुछ बोल रहा होता है, उस समय माइक से अलग तरह की आवाजें आने लगती हैं और उसको व्यवस्थित करने में बहुत सारे शब्द, बहुत सारी बात, बहुत सारी विज्ञता निकल चुकी होती है और वह हमारी परिधि से बाहर हो गई होती है। तो ये जो तकनीकी प्रॉब्लम है, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, यह भी बाधा पैदा करती है। कभी मान लीजिए माइक से कुछ संप्रेषित किया जा रहा है और लाइट की संपूर्ण व्यवस्था है, लेकिन अचानक लाइट ट्रिप कर जाए, या फिर जिस तार से होकर के वह स्पीकर तक जा रहा था उस तार से गुजरते वक्त किसी का पैर फंस गया या वह तार टूट गया, तब वो बाधा पैदा हो गई। तो इस तरह की बाधाएं भी संचार की बाधा के रूप में अपने आप को स्थापित करती हैं। अगली बात, जो बोलने वाला है, जो संप्रेषण करने वाला है, उस संप्रेषक की क्षमता भी प्रभावित करती है। अगर वो अपने आप को विज्ञ शो करने के चक्कर में बहुत क्लिष्ट बोल रहा है, सामने वाली ऑडियंस के ऊपर से निकल जा रहा है, वह उनके लेवल पर उतर करके बात नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में संप्रेषक क्षमता जो है वह ही बाधा का कार्य करेगी कि उसकी जो अगाध क्षमता है, उसके पास जो बहुत क्लिष्ट शब्दों का भंडार है, जो उसका बहुत ऊपर का ज्ञान है, वह ज्ञान उन मस्तिष्कों तक संप्रेषित ही नहीं हो पाएगा। और अगर संप्रेषक समझ नहीं पा रहा है कि सामने की ऑडियंस किस तरह की है, उसे किस स्तर पर उतर करके बात करनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वह स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी बाधा है। एक यहां पर आपने देखा तो जो बोलने वाला है, जो देने वाला है, वह बाधा है, और इसका उल्टा भी होता है कि जो संदेश प्राप्त करता है अगर वह अपरिपक्व है तो वह भी नहीं समझ पाएगा। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए, वही स्थिति हो जाएगी कि जो उसको प्राप्त करने वाला है, जो डिकोड करने वाला है, उसको जो समझने वाला है, उसका भी स्तर इस तरह का होना चाहिए कि वह उस तरह के ज्ञान से अपने आप को युक्त करने में सक्षम हो, उन भावों को, उन मनोभावों को समझने में सक्षम हो। और जब वह समझने में सक्षम होगा तभी उन विचारों का संप्रेषण उस तक हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। चाहे वह किसी भी माध्यम से संप्रेषित हो रहा हो, चाहे वह पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से संप्रेषित हो रहा हो, चाहे वह नोट्स के माध्यम से संप्रेषित हो रहा हो, चाहे वह अखबारी भाषा के माध्यम से संप्रेषित हो रहा हो, अगर जो प्राप्त करने वाला है, जहां तक वह विचार पहुंचने वाला है, अगर वही अपरिपक्व है तो वह उस भाव से अपने आप को युक्त कर ही नहीं सकता, और ये एक बहुत बड़ी बाधा रहेगी संचार के क्षेत्र में। एक और बिंदु है जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिक संदर्भ, यानी जो इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है, तो वह भी कोई बात किन्हीं संदर्भों में कभी कही गई तो वह उस संदर्भ के लिए तो ठीक है, लेकिन उसी को दूसरे क्षेत्र में लागू करने पर वह गलत है। तो उस परिस्थिति के लिए वो शब्द हैं। इस तरह से बहुत सारे पुराने प्रसंगों को निकाल कर लोग झगड़े को तूल देते रहते हैं, जबकि उस समय की परिस्थिति क्या थी, उस समय का देशकाल कैसा था, किस वजह से किस में वह प्रसंग आया है, उस प्रसंग को अपूर्ण रख करके उन लोगों के सामने जिन्होंने उसको बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, उन्हें बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जाता है, और वह जो पारिस्थितिक संदर्भ है उसको सही ढंग से संप्रेषित न करने की वजह से एक बाधा पैदा हो जाती है, क्योंकि वह उस काल विशेष के लिए सत्य था, हमेशा के लिए सत्य नहीं था, उस तरह की स्थिति के लिए सत्य था, उस कैरेक्टर से उस बात को कहवाया गया था, जबकि स्थितियां और तरह की थी। हर काल में, हर स्थिति में वह बात सत्य नहीं है। तो
जो लोग एग्जाम्पल्स देते हैं अपनी बात को कहते हुए, और अगर वह सही पारिस्थितिक संदर्भ नहीं उठाते हैं, तो ऐसी स्थिति में संचार के क्षेत्र में उनके माध्यम से बाधा ही पैदा होती है। अगली बात, क्लिष्टता। अगर शब्दों का स्तर बहुत क्लिष्ट है, अगर उन भावों का स्तर बहुत क्लिष्ट है और वो इतना अधिक क्लिष्ट है कि समझने में दिक्कत आ रही है, तब निश्चित रूप से यह भी संचार परिक्षेत्र की एक बाधा ही कहलाएगी। क्योंकि जब तक हम अपनी बात को पहुंचाना चाह रहे हैं, वह तो उनका अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हैं। कई बार गजल को सुनकर लोग इसलिए ताली बजा देते हैं कि पड़ोस वाला ताली बजा रहा है, जबकि वो शब्द उनसे परे होते हैं। इसका मतलब संचार नहीं हुआ है, केवल वो नकल कर रहे हैं, केवल अंधी नकल कर रहे हैं, और उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। वह जो क्लिष्टता है वह बाधा बनी हुई है संचार की, वह सही ढंग से संचित हो ही नहीं पाया है, संप्रेषण उसका सही ढंग से हुआ ही नहीं है। इसलिए बहुत अधिक क्लिष्टता भी संचार के परिक्षेत्र की एक बहुत बड़ी बाधा है। एक और बात, जो कुछ भी हमारे माध्यम से बात रखी जाती है उसका प्रवाह ऐसा होना चाहिए कि दूसरे की बोधगम्यता बन सके। अगर शब्दों का प्रवाह बहुत तेज है, बहुत तेज गति से बोला जा रहा है, तब भी शब्द समझ में नहीं आते। इसलिए शब्दों की गति बहुत अधिक न हो। जब नए वक्ता मंच पर चढ़ते हैं, जब सामने की ऑडियंस से घबराए हुए लोग मंच से बोल रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो एक्सप्रेस बन जाते हैं और बहुत तेजी से संप्रेषण करते हैं, जो न उनकी समझ में आ रहा होता है, न सामने वाले की समझ में आ रहा होता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि शब्द प्रवाह, जो वर्ड फ्लो है, उस पर कंट्रोल किया जाए। और अगर वर्ड फ्लो पर कंट्रोल नहीं होगा, शब्द का प्रवाह अति तीव्र होगा, तो ऐसी स्थिति में यह भी संचार के परिक्षेत्र में एक बाधा ही रहेगी। तो शब्द प्रवाह की अधिक गति जो है वह भी बाधा का कारण बनती है। एक और बात है जो कि संचार की बाधा कही जा सकती है, और वह है अरुचि, एनोरेक्सिया जिसे आप कहते हैं। जब हमारी किसी विषय वस्तु में अरुचि है और हम जबरदस्ती उस स्थल तक ले जाए गए जहां पर कि उस विषय पर संप्रेषण हो रहा है, तो उस अरुचि की वजह से वह चीजें हमारी समझ से परे रहेंगी। और अगर वही हमारे रुचि का क्षेत्र है तो हम बड़े ध्यान से सुनेंगे, लेकिन अरुचि का क्षेत्र है, इस वजह से वह ध्यान से सुना ही नहीं जाएगा। तो यह अरुचि भी अपने आप में एक बाधा है संचार की, और इस बाधा को हम उस क्षण विशेष में दूर नहीं कर सकते, क्योंकि यह अरुचि धीरे धीरे करके बनती है और स्थायी रूप प्राप्त कर लेती है। एक और बिंदु, आत्मविश्वास। यह सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ी अजीब चीज है, सुनने वाले का भी और बोलने वाले का भी। अगर बोलने वाला का डोल गया तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि वो कह क्या रहा है, कहां से बात शुरू की थी और कहां चला जा रहा है, किस बात को समझाने के लिए मंच पर चढ़ा है वह भूल जाएगा। और अगर सुनने वाले का आत्मविश्वास डोल गया तो वो ये तय कर लेगा कि मेरी तो समझ में आने ही नहीं है, ये तो इतने ऊंचे लेवल के विद्वान हैं कि इनकी बात तो मेरी समझ में आएगी ही नहीं। तो इस तरह से ये आत्मविश्वास किसी का भी हो, और अगर ये डिगता है तो ये बाधा बन जाता है। संचार के परिक्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाधा आत्मविश्वास। एक और बात, लिंग बाधा। यानी बहुत सारे विचारक जो अपने आप को विज्ञ कहते हैं, विद्वान कहते हैं, और वे कहते हैं कि नहीं, मेल बहुत बड़ा विद्वान होता है, फीमेल के पास वो बुद्धि नहीं होती। हंसी आती है, जबकि आज हर परिक्षेत्र में पुरुष भी कार्य कर रहा है और महिलाएं भी कार्य कर रही हैं। उन सारे परिक्षेत्र में महिलाएं कार्य कर चुकी हैं जिसको कि आप बहुत अधिक क्लिष्ट माना करते थे। तो ऐसी स्थिति में उनमें कोई बौद्धिक भिन्नता नहीं है, वो बेहतर कार्य कर सकती हैं। वे माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चे को एक विशिष्ट सांचे में ढाला है और प्रतिमान गढ़े हैं। यह हिंदुस्तान है जहां पर कि उसकी उपासना पूजा की जाती है, लेकिन कई जगह यह लैंगिक भिन्नता इस स्तर तक पहुंच गई है कि दूसरे वर्ग को वस्तु की तरह से स्वीकार किया जाता है, और यह
इतनी विषम बात है कि कई जगह तो ज्ञान से भी उन्हें वंचित रखने की बात की जाती है। और जब ज्ञान से वंचित इस लिंग भेद की वजह से किया जाता है, तब संचार के उन विचारों का सम्यक आशय निकालना लिंग भेद के शिकार लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लिंग भेद भी एक कॉज है संचार के परिक्षेत्र का। एक और संगठनात्मक बाधाएं, जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन करते क्या है कि इन्होंने एक कोई विचार बनाने कि ये हमारा विचार है, इसके परे जो भी बात होगी वो गलत ही होगी, और उस संगठन से जुड़े हुए लोग भी आंख बंद करके उस पर विश्वास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो थीसिस एंटीथीसिस के आधार पर सिंथेसिस निकाली गई है, जो संश्लेषण निकाला गया है, जो सार निकाला गया है, उस सार से सही भाव को ग्रहण करना ऐसे संगठनात्मक बाधा युक्त मानस के लिए एक दुष्कर कार्य हो जाता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि इस बाधा को समझा जाए और ऑर्गेनाइजेशन इस बात पर ध्यान दें कि उनका ध्यान सत्य की ओर बढ़ने के लिए होना चाहिए, किसी पुराने विचार पर रूढ़ हो जाने के लिए नहीं। अगली बात, अस्वस्थ चिंतन। अगर मान लीजिए आपका चिंतन स्वस्थ नहीं है, तब सामने द्वारा संप्रेषित, तब विचारक द्वारा संप्रेषित मनोभावों का सही विश्लेषण आप करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपका चिंतन खुद का विकारग्रस्त है। उसमें से आप फिर सारे को गहरे और थोथा दे उड़ाए नहीं, आप थोथा को भी पकड़ सकते हो, क्योंकि आपका चिंतन उस तरह का है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने चिंतन स्तर को दुरुस्त करें। चिंतन स्तर को अगर हम दुरुस्त नहीं करेंगे और हमारा चिंतन अस्वस्थ रहेगा, तो संचार जिन विचारों का हो रहा है, जिन सिद्धांतों का हो रहा है, उनसे हम गलत आशय ही निकालेंगे। इसका मतलब कि संचार के परिक्षेत्र की एक बाधा के रूप में हम अस्वस्थ चिंतन वाले लोग मौजूद रहेंगे। एक और बिंदु, परिवेश। आप समझिए, परिवेश मतलब सराउंडिंग्स, आसपास के रहने वाले लोग कैसे हैं, उनकी सोच कैसी है, वो आपको कहां तक प्रभावित कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो घर का मुखिया होता है, उसके विचार से सारे के सारे लोग प्रभावित रहते हैं और गलत होने के बाद भी उसका साथ देने पर उतारू होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस भाव का संप्रेषण किया गया वह उस भाव में स्वीकारा नहीं गया। इस तरह से यह भी संचार की एक बहुत बड़ी बाधा बनते हैं। तो आप देखिए कि प्रभावी संचार में कुछ बाधाएं रहीं, उनको मैं एक बार पुनः रिकॉल करा देता हूं। पहली, भाषा अवरोध। दूसरी, मत भिन्नता, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तीसरा, शोर यानी कि नॉइज। चौथा, वातावरण मतलब एनवायरनमेंट। पांचवा, क्रोध यानी कि एंगर। और छठा, अभिमान यानी कि प्राइड। सातवां, चिंता यानी वरी। आठवां, पूर्वाग्रह प्रेजुडाइज। नवा, ध्यानाभाव लैक ऑफ अटेंशन। 10वां, व्यवहार यानी कि बिहेवियर। 11वां, अस्पष्ट अशाब्दिक भाषा मतलब वेग नॉन वर्बल लैंग्वेज। और 12वां, सांस्कृतिक भेदभाव। 13वां, तकनीकी समस्याएं मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम्स। 14वां, संप्रेषक की क्षमता यानी कि कम्युनिकेटिव एबिलिटी। और इसके बाद फिर 15वां, संदेश प्राप्तकर्ता अपरिपक्वता मतलब मैसेज रिसीवर इमेच्योरिटी। अगला 16वां जो है पारिस्थितिक संदर्भ इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। 17वां, क्लिष्टता यानी डिफिकल्टी। और 18वां, शब्द प्रवाह वर्ड फ्लो। और 19वें बिंदु के रूप में मैंने लिया अरुचि। 20वां बिंदु आत्मविश्वास। और उसके बाद फिर 21वां, लिंग बाधाएं। 22वां, संगठनात्मक बाधाएं। और 23वां, अस्वस्थ चिंतन। और 24वां, परिवेश यानी कि सराउंडिंग्स। इन 24 बिंदुओं को मैंने उसकी बाधाओं के रूप में, किसकी बाधा के रूप में, प्रभावी संचार की बाधाओं के रूप में आपके समक्ष रखा। और मैं समझ रहा हूं कि इतनी बाधाओं में से अगर आप कुछ कम भी लिखाएंगे, तब भी आपका प्रश्न वह आकार ले लेगा जिसमें कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और संचार हमारे दिमाग में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। संचार सीधे सीधे मतलब यह है कि जिन भावों का संप्रेषण किया गया है
और वो आप तक पहुंचे उन्हीं अर्थों में तो संचार हो गया। और अगर वो उन्हीं अर्थों में नहीं पहुंचे और उसमें कहीं कोई मिश्रण हो गया या कहीं कोई बाधा आ गई या आप उसको समझ नहीं पाए, तो कौन से कॉजेज हैं जो इसके लिए उत्तरदायी हैं? वह इस प्रभावी संचार की बाधाएं। इस पर चूंकि कल ही आप लोगों का प्रश्न पत्र है और आज ही आपने कहा है, तो लिखा हुआ मैटर अनुपलब्ध रहेगा, educationacha.com पर आपको नहीं मिलेगा। यह केवल ऐसे ही मौखिक रूप से मैंने यहाँ पर बोल दिया है इस प्रश्न के उत्तर को बताते हुए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।